Hello everyone. Today we will discuss lesson number 4th geography and keep it continue. Last day we discussed about land reforms and Bhudan. Today we discuss about a contribution of agriculture to the national economy, employment and output. कि जो कृषि है, कृषि का किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन है। जो इसका हिस्सा है जीडीपी में, यानी जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 से अब इसमें क्या है, टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, कम होता जा रहा है। येट इट्स शेयर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट and livelihood to the population continue to be as high as 63% in 2001। यानी जो टोटल परसेंटेज थी कृषि पर डिपेंडेंट की, कि भारतीय 85% जो है 1950 के 51 के आसपास खेती से अपनी आजीविका कमाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, सेकंड एंड टर्सरी सेक्टर के डेवलप होने से जो टोटल डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पर वो कम होती जा रही है। दिस डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और ये एक बहुत ही बड़ी मुख्य समस्या है हमारे लिए कि जो हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। उसके लिए कुछ सी सोसाइटी में ऐसे इम्प्लीकेशन सीमाएं बाउंड की जाए जिससे इसका रोल जो है वो ऐसे ही रहे। कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में जो एग्रीकल्चर है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। भारत सरकार कृषि का आधुनिकीकरण करने के लिए बहुत सारे क्या है, तरीके प्रोग्राम अपना रही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसकी स्थापना की गई है जिसमें कि हम अपनी जैसे सोयल हैं तो उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जैसे कि हरियाणा में हिसार में है। वेटरनरी सर्विस एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, करनाल में है, हिसार में है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, बागवानी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिरसा में भी है, हिसार में भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या होता है जिसमें हम अपनी सोयल की स्टडी करते हैं तो उस पर काम किया जा रहा है। एंड वेदर फोरकास्ट, और जो हमारी भविष्यवाणी मौसम को लेकर होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इसलिए इम्प्रूव की हैं ताकि हम एग्रीकल्चर में बने रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज आल्सो कंसिडर एसेंशियल फॉर दिस से। इसके साथ साथ ही जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ दैट द जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, यानी जो जीडीपी है वो तो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, लेकिन जो हमें लोगों को एक साल में रोज़गार देना चाहिए उतना हम रोज़गार के अवसर पैदा नहीं कर पाते। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज़ डिक्लेरेटिंग, लेकिन जो ग्रोथ रेट है किसकी, एग्रीकल्चर की, वो क्या है, डिक्लेरेटिंग, कम होती जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है। विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, जो हमारे लिए क्या है, एक चुनौती। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। आजकल जो भारतीय किसान हैं, अब जो वस्तु हम उत्पन्न कर रहे हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बेचा जाता है और वहाँ हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। And our government is going ahead with reductions in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, मार्केट एंड मशीनाइजेशन। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीज़ों में, जैसे कि इरिगेशन के स्रोत बढ़ाने चाहिए, ट्यूबवेल हैं, जेट पंप हैं, सबमर्सिबल हैं, तो उसके लिए सब्सिडी देनी चाहिए किसानों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी जो खेती है उस पर इरिगेशन की व्यवस्था होगी तो फसलें ग्रो कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को किससे रोड से कनेक्ट किया जाना चाहिए, आसपास में उनके मार्केट उपलब्ध होने चाहिए, मशीनराइजेशन होना चाहिए, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट को भी यहाँ पर पैसा देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए किसानों को। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड, और जो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो दी जा रही थी उसको भी कम कर रही है, लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे और हम खेत में उसका यूज़ करेंगे तो इट मीन्स हमें अपनी फसल के रेट भी क्या चाहिए, ज़्यादा। बट फसल के रेट बढ़ते नहीं हैं, फर्टिलाइजर्स के रेट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और सरकार को क्या करना चाहिए कि जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं इम्पोर्ट पर वो घटा देनी चाहिए। हैव प्रूव डिटरमिनेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री, ताकि जो हमारे देश में जो हम उत्पन्न करते हैं उसको बाह्य निर्यात हम आराम से कर सकें। फार्मर आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर। इस प्रकार से जो किसान है वो खेती में पैसा लगाने से बचते हैं, क्योंकि इससे जो पैसा है वो रिटर्न नहीं हो पाता और काफ़ी जो नुकसान है वो एक किसान को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट इज दैट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। कृषि पर जो वैश्वीकरण है इसका क्या प्रभाव है। अब ग्लोबलाइजेशन फर्स्टली क्या होता है, जब हम एक देश से दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना, ये कोई नई प्रोसेस नहीं है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, जब ब्रिटिश टाइम पीरियड अपने यहाँ पर था तभी भी ऐसा होता था। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, 19वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी जब भारत में आए, इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो वो क्या करते थे भारत में, जैसे जो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस थे, कॉटन टेक्सटाइल थे, उनका जो एक्सपोर्ट है वो कर दिया जाता था यूरोप के कंट्रीज़ में। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एंगेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप्स, और दक्षिण भारत के किसानों को मसाले ग्रो करने के लिए क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और आज भी ये हमारे भारत का एक मुख्य आयात का क्या है, वस्तु है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जब ब्रिटिश टाइम पीरियड था, जो कॉटन बेल्ट है मतलब जहाँ पर अपने यहाँ पर कॉटन ज़्यादा ग्रो होती है, महाराष्ट्र या गुजरात MP वाला कुछ एरिया, तो वहीं पर कॉटन टेक्सटाइल भी ज़्यादा है। तो कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल के रूप में भारत से कॉटन कहाँ जाती थी, ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिस्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो उनकी जो इंडस्ट्री थी कॉटन टेक्सटाइल की, जब उनको क्या था, रॉ मटेरियल नहीं मिला तो वो बंद होने के कगार पर थी। लेकिन फिर बाहर से कच्चे माल के रूप में क्या है, कॉटन वहाँ जाती थी, और फिर उनका क्या हुआ, दोबारा से विकास स्टार्ट हो जाता है और उनमें वस्तुएं बनती हैं, फिर वो वापस इंडिया में ही वापस आकर बेची जाती थी, लेकिन उनके प्राइस डबल। यू हैव रीड द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917, बिहार में शुरू होता है चंपारण का आंदोलन। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। यह आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को मजबूर किया था नील का उत्पादन करने के लिए, और यह क्या था, उनके जो टेक्सटाइल थी इंडस्ट्री उनके लिए बहुत ही आवश्यक था, विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। लेकिन इंडस्ट्री कहाँ पर थी, ब्रिटेन में, इसीलिए रॉ मटेरियल के रूप में इंडिगो का भी उत्पादन भारत में किया जाता था। और बहुत सारे जो हमारे किसान थे वो अपना फूड ग्रेन भी ग्रो नहीं कर पाते थे, इंडिगो का उनको फोर्स किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए उनको नील उत्पादन करना पड़ता था और वो अपना खाद्य वस्तु उत्पन्न नहीं कर पाते थे। इसलिए बहुत सारे जो उस टाइम हमारे फार्मर्स थे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा के एरिया से, उन्होंने माइग्रेट भी किया था, अपने स्टेट को छोड़ दिया था इस सिचुएशन में। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, यानी जब वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है
1991 में हम इंडिया में फॉलो करते हैं न्यू आर्थिक नीति को। तो फार्मर्स जो थे किसान के, उन्होंने क्या किया, एक चैलेंज उनके सामने ये था कि डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कि हमारे यहाँ पर राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, jute spices our agriculture produced are not able to compete with the development countries, कि हम इन सब का उत्पादन तो करते हैं लेकिन हमारे जो उत्पाद हैं जब वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर वो उस प्रतियोगिता में बने नहीं रहते, बिकॉज ऑफ हाई सब्सिडी एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री, क्योंकि दूसरे कंट्री जो हैं वहाँ पर उनकी सरकार क्या देती है, सब्सिडी, इसलिए वो जो फार्मर है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, किसान खुद लगाता है और वहाँ प्राइस कम होने के कारण वो सारा क्या होता है, उसको नुकसान होता है। आजकल जो हमारी अर्थव्यवस्था खेती है, फाइंड इट सेल्फ एट दी क्रॉस रोड टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। आज हम क्या चाहते हैं कि हमारी खेती को सफल बनाया जाए, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, कि जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनकी स्थिति में भी क्या हो, सुधार हो, इसलिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें कि बहुत ही उत्पादन में वृद्धि हुई थी, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज, लेकिन आजकल क्या है, मतभेद हैं। इट इज़ बीइंग अलेज्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन। आजकल क्या मानते हैं, अगर ज़्यादा खाद का, दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। किसके कारण, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्यूफायर्स एंड वेनिसिंग बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनका यूज़ करने से डेड हो जाते हैं, जो हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं। द कीवर्ड टुडेज गिनी रेवोल्यूशंस, एक छोटी किसकी ज़रूरत है हमें, क्रांति की, और जिसको हम क्या कहते हैं, विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभियांत्रिक, जैविक अभियांत्रिकी की ज़रूरत है, जिसमें हम एट प्रेजेंट अपनी क्या करते हैं, खेती को इंक्रीज कर सकते हैं। In fact, organic farming is much in vogue today because it is participate without a factory-made chemicals such as fertilizer and pesticide. जैविक खेती कौन सी होती है, जिसमें किसान गोबर खाद का प्रयोग करता है, केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब हम इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो हमारे वातावरण में क्या आती है, नेगेटिविटी, बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। अ फ्यू इकोनॉमिक्स, जो बहुत सारे क्या हैं, अर्थशास्त्री, जो ऐसा सोचते हैं कि जो भारतीय किसान जो भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, इफ़ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन ऑन दी होल्डिंग, अगर हम लगातार एक खेत पर फसलें ही करते रहेंगे, उसको कभी भी खाली एरिया नहीं छोड़ेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, ग्रो स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइज, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मान लो आज मेरे पास 5 किले हैं, एक बेटा है, आगे 2 बच्चे बेटे होते हैं उनके, तो वो 2.5 किले हो जाएंगे, फिर उनके आगे 1-1, 2-2 बच्चा होता है, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगी। तो इट मीन्स जो हमारा लैंड एरिया वो छोटा होता चला जाएगा जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इंडिया के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर 600 मिलियंस एंड किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और इनकी आजीविका का स्रोत भी क्या होते हैं, एग्रीकल्चर। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल ज़मीन भी नहीं है, वो दूसरे के खेत में ही काम करते हैं। तो जो भारतीय किसान हैं, डाइवर्सिटी है क्रॉपिंग पैटर्न में, आप देखोगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की हम फसलें ग्रो करते हैं, जिसके कारण जो हमारा पर्यावरण डिग्रेडेशन भी होता है। जैसे पराली जलाते हैं तो भी पर्यावरण में क्या होते हैं, हानिकारक होता है, धुआं ही धुआं हो जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल, मेडिसिन हाउस, फ्लावर्स, ये ज़्यादा क्या है, उगाए जाते हैं। तो इट मीन्स इनमें हमें क्या ज़रूरत है, कम इरिगेशन की। बट आप ये देखोगे जैसे राइस और शुगर केन है, काफ़ी इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इनको ना ग्रो करें, राइस और शुगर केन को, लेकिन फिर आपके पास ये वस्तु, खाद्य वस्तु कहाँ से आएंगी, आप खरीदोगे तो इट मीन्स वो आपको कॉस्टली होंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें क्या करना है,
इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्सनेट टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। कि डाइवर्सिटी है अपने इंडिया में, कि पूरे इंडिया में हम सारी फसलें ग्रो नहीं कर पाते, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फसलें ही ग्रो की जा सकती हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है। तो आपको क्या करना चाहिए, जिस स्टेट में जो फसल कम लागत पर उत्पन्न की जा सकती है, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो स्टेट उन्हीं फसलों को ग्रो करे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।